सेजल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र। किसकी कहानी स्टार्ट करेंगे? पाचन तंत्र की कहानी स्टार्ट करेंगे। पाचन तंत्र जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात, पेपर थर्ड का टॉपिक है ये पाचन तंत्र। पेपर थर्ड की अगर हम बात करें तो पेपर थर्ड में पाचन तंत्र आता है, बायोलॉजी में आता है। पेपर थर्ड यूनिट थर्ड, और इसको हम बोल रहे हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी। पेपर थर्ड यूनिट थर्ड जीव विज्ञान या बायोलॉजी। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक वो है मानव शरीर के अंग, संरचना और कार्य। ठीक है, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम? मानव शरीर के अंग, संरचना व कार्य। ये इस हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को प्री में भी दिया हुआ है मानव शरीर की संरचना करके। तो यहाँ पर पेपर थर्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मानव शरीर के अंग में एक लिस्ट होती है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें। सबसे पहला नाम यहाँ पर मैं बोल दूं आपको, पाचन तंत्र। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पाचन तंत्र। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र। थर्ड हम बात करें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक, ये सारे तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या क्या बोला है? पाचन तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, और एक हो जाएगा प्रजनन तंत्र। ये सारे हम मानव शरीर की संरचना में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोशिका भी आती है, लेकिन हमारे सिलेबस में कोशिका अलग से दिया है तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र। किसकी कहानी स्टार्ट करेंगे? पाचन तंत्र की। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर रही हूँ इसे। ठीक है, पेपर थर्ड स्टार्ट करा है, यूनिट थर्ड जो बायोलॉजी है और उसमें मानव शरीर के अंग, संरचना और कार्य, और उसमें हमने स्टार्ट किया है पाचन तंत्र। ठीक है, अब बच्चों पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र या इसी को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना, हमारा जो फूड होता है, फूड के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। ये सब हमारे फूड है। फैट मतलब वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब भोजन के प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पर पाचन का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रोटी, ये मैंने बना दी रोटी। रोटी किससे बनी होती है? रोटी बनी होती है कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से। किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी में प्रेजेंट है स्टार्च, स्टार्च को आप मंड भी कहते हो। और ये स्टार्च किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का। किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल स्टार्च। यानी रोटी में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। वो भी कौन सा? पॉली मतलब 10 से अधिक, पॉली मतलब 10 से अधिक, और सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। यानी कि इसमें 10 से ज्यादा ग्लूकोज जुड़े हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टार्च है ये जटिल है, 10 से ज्यादा ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं। तो ये जो भोजन है ये कौन सा भोजन है? ये जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है, तो इस जटिल भोजन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल में। यानी कि ये जो स्टार्च है इस स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल में। तो अगर हमने इस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में।
किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड। ये ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। क्या है ये? मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। और ये मोनोसेकेराइड भी किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट। किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। और मोनोसेकेराइड जो है सिंपल हो गया ना, एक, यहां कितना था? 10 से ज्यादा। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में, ये कौन सा भोजन है? सरल भोजन, सरल भोज्य पदार्थ। सरल भोज्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया, कौन सी क्रिया? परिवर्तित। परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। लेकिन एक शब्द मिसिंग है यहां पर, एंजाइम। क्या नाम आ जाएगा? एंजाइम। अपने आप परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित कौन करेगा? एंजाइम करेंगे। क्या कह रही हूं मैं? जटिल भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। ठीक मैडम, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक, बायोकेटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकेटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। बायो मतलब लिविंग, जीव, और कैटलिस्ट मतलब जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, कंप्लीट करा दे जल्दी से। तो जैव मतलब जीव, उत्प्रेरक मतलब जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम ही है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाते हैं। तो यहाँ पर पाचन का मतलब समझ में आया होगा कि शरीर में जो भी जटिल भोज्य पदार्थ है उसको एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग अंग आते हैं वो सब देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नाम ही दिया है कि मानव शरीर के अंग, उनकी संरचना और उनके कार्य। ठीक है, तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं सारे देखते हैं। ठीक, ये नोट डाउन कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों हम, तो यहां मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूं पाचन तंत्र के लिए। मैंने पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक मैंने कहा आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। और इस आहार नाल को मैं आगे वापस से 2 भागों में बांट दूं। आहार नाल मतलब क्या होता है? आहार नाल मतलब मुख से गुदा तक का भाग। मुख से गुदा तक का भाग, माउथ टू एनस। मुख से गुदा तक का भाग क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। इस आहार नाल को मैं आगे वापस 2 भागों में बांट देती हूँ। आहार नाल को मैंने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। पहला अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पहला आता है पाचन अंग। पाचन अंग मतलब शरीर के ऐसे अंग जिनके अंदर भोजन जाता है और पचता है, उनको बोलते पाचन अंग। दूसरा मैं यहां पर बात कर रही हूं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो क्या करती है? भोजन को पचाने में हेल्प करती है। ठीक है, सहायता करती है, लेकिन इनके अंदर भोजन प्रवेश नहीं करता। तो पाचन अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा होता है यहां पर ग्रास नाल, ग्रास नाल। तीसरा मैं बात कर दूं आमाशय, आमाशय। और नेक्स्ट होता है आंत। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक, तो मुख गुहा, मुख गुहा को हम यहां बोल देते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। ग्रास नाल इसोफेगस, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आंत 2 प्रकार की, लार्ज और स्मॉल। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं किसकी?
पाचन अंग। दूसरा हम बात करें पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों में आता है बच्चों मुंह में लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां। दूसरा लार ग्रंथियों को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि पेट में होती है। नेक्स्ट यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास। इसके बाद में आंत्रीय ग्रंथियां जो कि इंटेस्टाइन में होती है, आंत्रीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये सारी ग्लैंड्स क्या होती है, पाई जाती है। तो बच्चों ये जो है ये अंग है, यहां भोजन जाता है और पचता है, और ये भी अंग है लेकिन ये पाचक रस स्त्रावित करते हैं, और वो पाचक रस यहां से यहां जाएंगे और भोजन को पचाएंगे। मतलब यह है कि भोजन इनके अंदर प्रवेश नहीं करता है। शरीर के ऐसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, जो पाचक रस स्त्रावित करते हैं, वो पाचन ग्रंथियां होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हम यदि यहां पर, तो दूसरा पार्ट जो आता है यहां पर, दूसरा पार्ट होता है पाचन क्रियाएं, पाचन क्रियाएं। और पाचन क्रियाओं को हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, पाचन क्रियाएं या डाइजेशन प्रोसेस। पाचन क्रियाएं जो होती है ये 5 चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला हम बात करें अंतर्ग्रहण, फर्स्ट हो जाएगा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। इसको बोलते हैं इंजेशन, मतलब थाली से भोजन को मुख में लेना, अंतर्ग्रहण। दूसरा आता है बच्चों पाचन, पाचन यानी कि डाइजेशन, पाचन यानी कि डाइजेशन। अभी मैंने बताया था जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल में परिवर्तित करना। फिर भोजन पच जाता है तो पचा हुआ भोजन रक्त अवशोषित करके शरीर की कोशिकाओं को दे देता है, उसको बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला आता है कि शरीर की कोशिकाएं पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाती है, और वो कहलाता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और फिर अगला आता है बच्चों बहिर्क्षेपण, इजेशन। जो भोजन शरीर में नहीं पचता वो बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं बहिर्क्षेपण। तो भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण, जटिल भोजन का सरल में परिवर्तित होना पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषित होकर रक्त को प्रदान करना अवशोषण, शरीर की कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना स्वांगीकरण, अनपचे भोजन का शरीर से बाहर मुक्त होना बहिर्क्षेपण। ठीक है, तो यहां पर हमने पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा, आहार नाल और पाचन क्रियाएं। आहार नाल को 2 भागों में बांटा, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां। ये इनके अंदर भोजन पचता है, इनके अंदर भोजन प्रवेश नहीं करता, लेकिन ये पाचक रस स्त्रावित करती है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं आहार नाल के चित्र की। तो आहार नाल का मैं चित्र बना रही हूं, आप पहले जल्दी से इसे नोट डाउन करो।
ये होता है बच्चों आहार नाल का चित्र। ठीक, सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर ही आती है लार ग्रंथियां। मुख के अंदर ही होती है लार ग्रंथियां, तो हम यहाँ बोलते हैं लार ग्रंथियां। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। फेरिंग्स, ये वाला पार्ट होता है ग्रास नाल, जो अपन ने लिखा है इसोफेगस। ठीक है, ये वाला जो रास्ता है ये श्वसन तंत्र की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां कुछ भी नहीं लिखा। ये है स्टमक, अमाशय। अमाशय के अंदर ये है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, ये अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक। इस तरफ ये है यकृत। यकृत के अंदर ये होता है पित्ताशय। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर। ठीक, उसके बाद में यहां से शुरू हो जाती है छोटी आंत, जहां अमाशय खत्म हुआ तो ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। बड़ी आंत में छोटी आंत प्रवेश कर रही, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ये बड़ी आंत का ही भाग है सीकम, जिसमें छोटी आंत प्रवेश कर रही है। ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक। और ये बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय, पढ़ेंगे अपन लास्ट में आगे, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। और ये होता है गुदा यानी कि एनस। तो ये सारे के सारे भाग किसके हैं? आहार नाल के। जो अपन ने लिस्ट बनाई वही भाग अपन ने लिखे हैं। ठीक है, तो आहार नाल के सारे भाग होते हैं ये। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ऊपर का बन जाए तो ये नीचे लिखा मैंने गुदा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक करके सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा। बक्कल कैविटी, मुख गुहा क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ, और जब आप जीभ दिखाते हो तो आपके मुख के अंदर की सारी संरचनाएं दिखती है, दांत, जीभ, ये सब। तो मुख के अंदर का खाली पार्ट जो पूरा पड़ा है वो मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं दांत, टिथ। दूसरा हम पढ़ते हैं जीभ, टंग। और थर्ड हम पढ़ते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। बार बार इंग्लिश भी थोड़ा बहुत की, अगर दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे बच्चों दांत के बारे में। दांतों की संख्या से शुरू करते हैं। दांत की संख्या वयस्क में 32। वयस्क यानी एडल्ट, जैसे कि हम बड़े हो चुके हैं, तो वयस्क में दांत की संख्या कितनी होती है? 32। बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है? चिल्ड्रंस में 20।
तो दांतों की संख्या वयस्क में 32 है और बच्चों में 20 है। दूसरा, दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दांतों के 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, नेक्स्ट अग्रचवर्णक, और नेक्स्ट होता है चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और ये हो गए मोलर्स। ठीक, तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दांतों के क्या हो गए? प्रकार हो गए। अगली बात, कृंतक क्या करते हैं? कृंतक जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये भोजन को क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कृंतक क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भोजन को काटने का कार्य। ये क्या कार्य करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं और इसीलिए इन्हें कटिंग टिथ कहा जाता है। कटिंग टिथ, इसीलिए ये कटिंग टिथ कहलाते हैं। ठीक है, ये छेनी के संरचना जैसे होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं। कटिंग टिथ कहते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इन्हें कटिंग टिथ कहते हैं। दूसरा, रदनक की अगर हम बात करें तो रदनक क्या करते हैं? रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि शेर वगैरह दूसरे जानवर को खा रहा है, नुकीले दांत है, उसकी गर्दन पकड़ लेगा, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें टीयरिंग टीथ कहते हैं। इन्हें टीयरिंग टीथ कहते हैं। टीयरिंग का मतलब होता है चीरना फाड़ना। अब ये तो मैंने शेर की एग्जांपल दिया, तो ये मांसाहारी में ज्यादा विकसित होते हैं, हमारे शरीर में कम विकसित है। तो यहां हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रदनक है, क्या बोल सकते हैं? रदनक मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित। किसमें ज्यादा विकसित होते हैं? मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित, और हम बोलते हैं मानव में कम विकसित। मानव में कम विकसित, मांसाहारी जीव अधिक विकसित और इंसानों में कम विकसित होते हैं। अगली बात करें हम अग्रचवर्णक और चवर्णक की। अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दोनों क्या होते हैं? अग्रचवर्णक, चवर्णक दोनों भोजन को पीसने का काम करते हैं, है ना। बहुत बारीक, ये तोड़ रहे हैं तो ये भोजन को क्या करेंगे? पीसेंगे। तो ये दोनों, यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य। दोनों, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसीलिए दोनों को क्या कहेंगे हम? इन दोनों को कहते हैं हम यहाँ पर ग्राइंडिंग टिथ। ग्राइंडिंग मतलब कि पीसना, तो इन्हें ग्राइंडिंग टिथ कहते हैं। ग्राइंडिंग टिथ कहते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई होगी। कृंतक भोजन को काटने का, तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, काटने या तोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें कटिंग टिथ कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, टीयरिंग टिथ कहते हैं। रदनक मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, इंसानों में कम विकसित होते हैं। अगली बात, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों भोजन को पीसने का काम करते हैं और इन्हें ग्राइंडिंग टिथ कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दांतों के गुण। दांतों के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। दांतों के गुणों की अगर हम बात करें तो दांतों के 3 गुण हम पढ़ते हैं। पहला हम बोलते हैं द्विबारदंती।
द्विबार दंती यानी कि डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, द्विबार दंती या डाइफायोडोंट का मतलब ये होता है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो दांत है वो 2 बार निकलते हैं। एक तो जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं 8 साल की उम्र तक उसके अंदर, या फिर हम बोल दें 6 महीने से लेकर 13 साल की उम्र, 8 साल नहीं 6 महीने में बोल देती हूँ यहाँ पर। तो द्विबार दंती का मतलब हुआ कि एक बच्चा है, जब जन्म हुआ तब तो दांत नहीं होंगे, माँ का दूध पी रहा है, बच्चे 6 महीने का होता है उसमें दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने से लेकर 13 साल की उम्र तक उसमें कई सारे दांत क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं दूध के दांत। ठीक, अब 6 महीने से लेकर बच्चा जब हम लगभग बोलते 6 साल की उम्र, तब तक दूध के दांत बनेंगे। दूध के दांत बनेंगे, धीरे धीरे वो दांत टूटते जाते, कभी एक दांत टूटा, कभी दूसरा दांत टूटा, और उन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत आते जाते हैं, और वो जो दूसरे दांत आते हैं वो वापस से नहीं टूटते। तो 20 दांत बचपन में आए थे जिनको दूध के दांत बोले, वो 20 टूटे, तो उन 20 के स्थान पर वापस 20 आएंगे। तो ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आ रहे हैं, तो द्विबार दंती। ठीक है, द्विबार दंती मतलब जीवन में 2 बार निकलते हैं, 2 बार डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं बोल जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। तो क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब 2 बार विकसित होते हैं। ठीक, दूसरा अगर मैं बात कर दूं यहां पर 2 बार विकसित हो रहे, 6 महीने 6 मंथ, बच्चा जब कितने माह का होता है, 6 महीने से लेकर 6 ईयर ओल्ड, 6 साल की उम्र तक बच्चे में दूध के दांत जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, 6 से 13 साल बच्चे में, 6 से 13 साल का जो बच्चा होता है उस बच्चे में क्या होंगे, ये जो दूध के दांत हैं, ठीक है, ये वाले दूध के दांत, इनको रिप्लेस किया जाएगा, ये टूटते जाएंगे और इनके स्थान पर स्थायी दांत आते जाएंगे। 6 से 13 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र तक तो दूध के दांत आते हैं, फिर 6 से 13 साल की उम्र तक ये टूटेंगे और इनके स्थान पर स्थायी दांत। तो बच्चे में स्थायी दांत विकसित होते हैं, स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। पहला गुण क्या हुआ, द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब पूरे जीवन में 2 बार दांत विकसित होते हैं। पहले तो बच्चे में 6 महीने से 6 साल तक दूध के दांत आएंगे, और 6 साल से 13 साल तक ये दूध के दांत टूटेंगे और उनके स्थान पर कौन से दांत आएंगे, स्थायी दांत आएंगे। ये कहानी क्लियर हो गई होगी। दूसरे गुण की अगर हम बात करें, ये तो पहला गुण था द्विबार दंती। अगले गुण की अगर हम बात करें तो अगला गुण मैं यहां पर लिख रही हूं ऊपर की तरफ। द्विबार दंती के बाद दूसरा गुण अगर हम दांतों का देखें तो दूसरा गुण होता है बच्चों गर्त दंती। गर्त दंती यानी कि थीकोडोंट। अब ये गर्त दंती या थीकोडोंट क्या होता है? गर्त दंती या थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो दांत होते हैं ना वो मजबूती से जबड़ों में धसे रहते हैं, आसानी से वो टूटेंगे नहीं। कोई मुक्का मारेगा एकदम से दांत नहीं टूट जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मजबूती से जबड़ों में धसे हैं, उसको बोलते हैं गर्त दंती। तो यहां पर हम बोल सकते हैं मजबूती से जबड़ों में धसे होते हैं। धसे रहने को बोलते हैं इम्बेडेड। मजबूती से जबड़ों में धसे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। पहला मैंने क्या बोला? द्विबार दंती। दूसरा मैं कह रही हूं मजबूती से जबड़ों में धसे रहते हैं, ठीक। तीसरा अगर हम यहां पर बात करें बच्चों तो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट यानी कि विषम दंती। विषम दंती या हेटेरोडोंट। विषम या हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, विभिन्न, ठीक।
तो विभिन्न, देखो हमारे मुख में अलग अलग प्रकार के दांत है, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, अलग अलग प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार के दांत है, इनके कार्य अलग अलग है, इनकी संरचना अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या बोल दें, विभिन्न प्रकार के दांतों का उपस्थित होना। ठीक है, स्तनधारियों के दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ विभिन्न प्रकार के दांत बोल दें, विभिन्न प्रकार के दांत। अब विभिन्न प्रकार में सब आ जाएगा, विभिन्न प्रकार में सब मतलब संरचना, संरचना, आकार, कार्य, ये सब आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, संरचना, आकार, कार्य में। दूसरा, गर्तदंती, मजबूती से जबड़ों में धसे होते हैं। और एक होता है द्विबार दंती, यानी जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने दांतों के गुण देखे, हमने दांतों के प्रकार देखे, हमने दांतों की संख्या देखी। एक और बात यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि कितने दांत होते हैं जो पूरे जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। आप यहां पर देख सकते हो, जो मैंने द्विबार दंती बताया, द्विबार दंती में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब बच्चा 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक होता है, तब दूध के दांत आते हैं कितने, 20। फिर बात क्या आती है, 6 से 13 साल की उम्र में बच्चे में स्थायी दांत विकसित होते हैं, मतलब दूध के दांत गिरते हैं। तो ये 20 गिरे, उन्हीं स्थान पर 20 आएंगे और बाद में 12 आएंगे। तो जीवन में कितने दांत है जो 2 बार आ रहे, 20 आए, टूट गए, फिर इनकी जगह 20 आए। तो 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। 20 आए, चले गए एक बार, फिर 20 आए। ठीक है, तो जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं, जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं और बाद में 12 आते हैं। तो 12 और 20 32 हुए। ठीक है, तो जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं। बच्चे में आए, टूट गए, फिर वयस्क में 20 आए, वो नहीं टूटेंगे, फिर 12 आएंगे। तो 12 तो एक ही बार आए, लेकिन 20 2 बार आए, एक बार बच्चे में, एक बार वयस्क में। तो जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, ये कहानी क्लियर। दूसरी बात, दांतों की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, वो इनेमल कहलाती है। क्या कहलाती है, इनेमल। दांतों की सबसे ऊपरी परत, दांतों की सबसे ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। दांतों की सबसे ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। और इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है। और दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। बोलो, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर होगा सबको। अब हम बात करेंगे दंत सूत्र की, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जीभ और लार ग्रंथियों पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम दंत सूत्र। अभी दांतों में ही चल रहा है दंत सूत्र। दंत सूत्र को हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, हमको पता है कि हमारे मुख में 20 दांत है या बच्चों में, सॉरी, हमारे मुख में 32 है या बच्चों में 20 है, लेकिन फिर भी उसको लिखने का एक तरीका होता है जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र होता है ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या, ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या बटे में
निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या, ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या, निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या और गुणा में लगा देंगे 2। ऊपर वाले जबड़े के आधे दांत, नीचे वाले जबड़े के आधे दांत, गुणा में 2 करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, ये जो लाइन बनाई है बच्चों, ये भाग की लाइन नहीं है। यहां पर कहीं भी भाग गुणा कुछ नहीं करना है, सब जगह प्लस करना है। सिर्फ जहां गुणा का निशान लगा है वहीं गुणा होगा, तो हर जगह प्लस होगा। तो मैं यहां अभी से लिख दूं, यह लाइन भाग की नहीं है। ये आपको समझने के लिए मैं लिख रही हूं। यहां पर आपको जोड़ना है, प्लस करना है ना। भाग करोगे तो मुंह में केवल 2 दांत ही बचेंगे। तो डेंटल फॉर्मूला को शॉर्टकट में बच्चों पर लिखते हैं डीएफ, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। और ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में दांत कौन से? वही 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक। इंग्लिश वर्ड के लेटर लिख रही हूं मैं, इंसाइजर यानी कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक। फिर वही कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक, गुणा में हो गया 2। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी किस तरह से हमको लिखना है। अब अगर हम दंत सूत्र वयस्क में देखें, वयस्क में दंत सूत्र, जब हम वयस्क में दंत सूत्र की बात करते हैं तो पहले तो लिखने का तरीका यही होगा, DF इक्वल टू ICPM इंटू 2। अब कैसे लिखेंगे दंत सूत्र समझना। मान लो ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा। अब क्या कहा है सूत्र में कि ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या और निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या। तो ऊपरी और निचले जबड़े को हमने बीच में से 2 भाग में बांट दिया। इस तरफ ICPM, ये आधे दांत हो गए, इस तरफ के छोड़ दिए हमने। ऐसे यहां पर भी ICPM इस तरफ के छोड़ दिए। इंसाइजर सबसे सामने होता है ना, फिर केनाइन आते, फिर प्रीमोलर, फिर लास्ट में आते मोलर। तो ये जो कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक, कृंतक, रदनक, अग्र, चमड़नक, चवर्णक, गुणा में 2 करेंगे तो इस तरफ के दांत आ जाएंगे। वही हमने यहां लिखा है। ये लाइन किसकी? ये लाइन पृथक करने की ऊपर और नीचे के जबड़े को, यहां भाग नहीं देना है। अब कितने कितने दांत होते? तो यहां 2, 1, 2, 3, यहां 2, 1, 2, 3। तो ये हो गया दंत सूत्र, ये याद करना पड़ेगा, 2, 1, 2, 3। आगे अगर हम बात करें तो नीचे भी आ जाएगा 2, 1, 2, 3 गुणा में 2। ये होता है वयस्क में दंत सूत्र। गुणा में 2 करोगे तो इस तरफ के दांत भी आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक, ध्यान दो सभी। यहां पर तो गुणा में 2 करोगे तो इस तरफ के दांत भी आ जाएंगे। अब हमको पता है 32 दांत है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझना। कैलकुलेशन भी मैं करके दे रही हूं। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 गुणा में 2। ठीक, 8 8 गुणा में 2, तो 8 और 8 16। मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइन में भाग नहीं देना है। एक तो मुंह में 2 दांत बचेंगे, ये लाइन प्लस की ही है, मैंने पहले ही लिख दिया था ना। तो ये 16 गुणा में 2, तो कितने दांत हो गए? 32। ये हो गए 32 दांत वयस्क में। तो हमको तो दंत सूत्र याद करना है। ये दंत सूत्र 2 1 2 3, ये संख्या याद रखनी, 2 1 2 3 2 1 2 3 गुणा में 2। अगर आपको पूछे कि प्रत्येक दांतों की संख्या बताओ
तो कृंतक दांत की संख्या आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कृंतक लिखे, ये 2 और 2 4, गुणा में 2 करोगे 8 कृंतक होते हैं। ये देखो 2 और 2 4, इस साइड भी लिखोगे तो ये 2 और ये 2 हो गए 8। ठीक, तो यहां पर 8 कृंतक होते हैं। आगे अगर हम बात करें कैनाइन, कैनाइन की संख्या भी निकाल सकते हो, 1 और 1 2 और गुणा में 2 4। फिर अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, 2 और 2 4 गुणा में 2 8। चवर्णक यानी कि मोलर, 3 और 3 6 गुणा में 2 12। आपने प्रत्येक दांत की संख्या यहां पर निकाल ली। ठीक, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32 दांत। ये 32 दांत हो गए वयस्क में। ऐसे अगर हम बच्चों में दंत सूत्र की बात करें, बच्चों में दंत सूत्र, अगर हम बच्चों में दंत सूत्र की बात करें तो सेम पहले तो हम वैसे लिखेंगे DF इक्वल टू ICPM गुणा में हो गया 2। ठीक, फिर वही बात आ जाएगी DF इक्वल टू बच्चों में कितने कितने दांत होते हैं, तो यहां मैं बच्चों का भी लिख रही हूं। बच्चों में यहां होता है 2 या 1 या 0 या 2, फिर 2 1 0 2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे वाले, ये बच्चों के हैं। तो बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है? 2 1 0 2, 2 1 0 2 गुणा में 2। ये बच्चों में दंत सूत्र होता है। अब 2 1 0 2 2 1 0 2 कैलकुलेट करो, 5 5 गुणा में 2, 10 गुणा 2 यानी कि 20। ये आ गए बच्चों में दांतों की संख्या। ठीक, फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ जहां गुणा लगा है वहीं गुणा करना है, बाकी हर जगह प्लस करना है। आगे अगर हम बात करें प्रत्येक दांत की संख्या अगर हम निकाले बच्चों में, तो बच्चों में कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक की संख्या निकालते हैं। देखो यहां पर 2 और 2 4 और 2, 4 गुणा में 2 8। ये रदनक 1 और 1 2 गुणा में 2 4। अग्र चवर्णक नहीं होते, चवर्णक 2 और 2 4 गुणा में 2 8। ये हो गए 20 दांत बच्चों में। तो यहां से एक और बात आपको समझ में आती है कि बच्चों में क्या नहीं होते। बच्चों में क्या नहीं होते, तो आप बोलोगे मैडम बच्चों में अग्र चवर्णक दांत नहीं होते हैं। बच्चों में, यहां हम नोट लिख सकते हैं, बच्चों में अग्र चवर्णक दांत नहीं होते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? अग्र चवर्णक नहीं होते। अग्र चवर्णक यानी कि ये प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होते। पहला तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम यहाँ करें तो आप देखो बच्चों में चवर्णक कितने हैं? 8, और वयस्क में चवर्णक कितने हैं? 12। मतलब ये 8 और ये 12, तो चवर्णक बाद में कितने आए? 4। 2 यहाँ ऊपर 2 नीचे, और ये बाद में आए, इन्हीं को 4, अंतिम 4 चवर्णक को कहते हैं अकल दाढ़। ठीक है, तो यहां हम नोट लिख लेते हैं, अंतिम चवर्णक, अंतिम चवर्णक यानी कि मोलर्स, अंतिम चवर्णक को अक्कल दांत यानी कि विजडम टीथ कहते हैं। अंतिम चवर्णक को अक्कल दांत यानी कि विजडम टीथ कहते हैं। और ये विजडम टीथ क्या है? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन इंग्लिश में बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये है अवशेषी अंग, या फिर हम कहें वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या मतलब होता है अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन का? कि ऐसे अंग जो शरीर में उपस्थित तो है लेकिन कोई काम नहीं करते, उनको हम बोलते हैं अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। रफ कर रही हूं, आगे बढ़ते। तो मुख गुहा का एक भाग समाप्त तो होता है अपना दांत। ठीक, और दांत में दंत सूत्र भी अपन ने खत्म कर लिया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर जीभ, टंग। किसकी बात करेंगे, जीभ या टंग। जीभ को हम लिंगवल भी कह सकते हैं, जीभ को हम क्या कह सकते हैं, लिंगवल। जीभ पर हम पढ़ने वाले हैं स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं या इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो जीभ पर हम स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स पढ़ने वाले जिनसे हमें स्वाद आता है। स्वाद कलिकाओं की अगर हम संख्या की बात करें तो स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 10,000। कितनी संख्या है, लगभग 10,000। स्वाद कलिकाओं के अगर हम प्रकार की बात करें तो स्वाद कलिकाओं के प्रकार है लगभग 5। जीभ पर स्वाद कलिकाओं के प्रकार कितने, लगभग 5। मैं यहाँ जीभ की संरचना बना रही हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जीभ का वो भाग है जो बाहर की तरफ हमको दिखाई देता है, जिससे हम भोजन का क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। ठीक, जीभ का ये सबसे शीर्ष भाग, इसको हम बोलेंगे शीर्ष या टॉप पार्ट। ये जीभ के शीर्ष किनारे, शीर्ष किनारे, टॉप एजेस। ये मध्य किनारे, मध्य किनारे, मिडिल एजेस। ये जीभ पर आधारीय भाग, बेस पार्ट। ठीक, और ये जीभ का बीचों बीच वाला पार्ट होता है जहां पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती। इस पार्ट पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। ठीक, और ये जीभ के दोनों साइड, जो मध्य भाग के दोनों साइड वाला भाग, ये जीभ की मैंने वो संरचना बनाई जहां पर हम स्वाद कलिकाएं पढ़ रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जिस भोजन का स्वाद आता है वो मीठा भोजन होता है, स्वीट। यहां पर सबसे ज्यादा जिस भोजन का स्वाद आता है वो होता है नमकीन, यानी कि सॉल्टी। यहां पर जिस भोजन का स्वाद सबसे ज्यादा आता है वो होता है खट्टा, यानी कि सोर। और यहां जिस भोजन का स्वाद सबसे ज्यादा आता है वो होता है कड़वा, यानी कि बिटर। सबसे ज्यादा की बात करें, जैसे हम टेबलेट खाते हैं डरते खाने में, तो हम क्या बोलते हैं, पीछे रख के निकलेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन कड़वा ज्यादा लगेगा क्योंकि पीछे कड़वे के स्वाद का लिखा है। उसी टेबलेट को हम आगे रखकर निकलते तो कड़वा कम लगता है क्योंकि हम मीठे के स्वाद का लिखा है। कड़वा यहां भी लगेगा, कम लगेगा। तो जहां मैंने नाम लिखे वहां ज्यादा इस तरह के भोजन का स्वाद आता है, जैसे मीठे का स्वाद यहां ज्यादा आएगा यहाँ की तुलना में। ठीक, जीभ पर ये जो मध्य वाला भाग है, यहाँ स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है। स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित। दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट होता है यहां पर यूमामी, यूमामी या उमामी भी बोल सकते हैं, स्वाद कलिका पाई जाती है। ये जापान के वैज्ञानिकों ने खोजी थी 5वीं स्वाद कलिका। और ये जो यूमामी स्वाद कलिका है, इससे बॉयल नॉन वेज का टेस्ट आता है, बॉयल नॉन वेज, और साथ में तथा खट्टे भोजन का, खट्टे भोजन का स्वाद आता है। खट्टा भोजन, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था टमाटर। ठीक, तो ये जीभ पर स्वाद कलिकाएं थी जो अपन ने क्या करी है बच्चों, कंप्लीट करी है। बाकी अपन लार ग्रंथियां वगैरह जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर हुई या नहीं? एक और बात समझना ध्यान से, एक चीज यहां पर रह गई। बॉयल नॉन वेज का स्वाद आ रहा है खट्टे का, मैंने क्या कहा, शीर्ष पर जो स्वाद कलिका है वो मीठे के स्वाद कलिका है, शीर्ष के किनारे नमकीन, मध्य किनारे खट्टा, आधारीय भाग कड़वा, बीचों बीच इस भाग पर कोई स्वाद कलिका नहीं होती। और यहाँ पर यूमामी 5वीं स्वाद कलिका जिसे बॉयल नॉन वेज का स्वाद आ रहा है। एक बात यहाँ पर रह जाती है, ये कि मिर्च के लिए यानी तीखे के लिए
जीभ पर कोई स्वाद कलिका नहीं होती। किसके लिए जीभ पर स्वाद कलिका नहीं होती? तीखे के लिए जीभ पर कोई स्वाद कलिका नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि मिर्च में जो भी दूसरे सब्सटेंस है, जैसे विटामिन सी है, खट्टे पदार्थ है, उनका स्वाद आएगा। लेकिन हमारी जीभ के जो ऊतक है ना, जैसे हमको चाकू से कट लग गया हाथ में और उसके ऊपर मिर्च डालते तो कैसे जलन होती है, ऐसी जीभ के ऊतक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव होते हैं। अगर उन पर कोई इन्फ्लामेशन, कोई ज्वलनशील पदार्थ जाता है तो जलन होती है, और उसको हम बोलते हैं तीखा। तीखे के लिए कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। मिर्च के लिए स्वाद कलिका है, तीखे के लिए तीखा एक अलग वर्ड होता है। मिर्च में दूसरे पदार्थ भी तो पाए जाएंगे, तो तीखे के लिए कोई स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। तो हमने आज पाचन तंत्र शुरू किया, पाचन तंत्र का इंट्रो देखा, पाचन क्या होता है देखा, पाचन का फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया, पाचन तंत्र में मुख गुहा शुरू किया, मुख गुहा में हमने दांत और जीभ की कहानी पढ़ ली। कल लार ग्रंथि और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड डे।